कल हमने श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित मातृभूमि कविता का वाचन किया और उसके कुछ प्रश्नों की चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो याद है ना ये पंक्तियाँ? गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो लहर कहाँ रही हैं नदियाँ? गंगा और यमुना की नदियाँ त्रिवेणी अर्थात संगम में लहरा रही हैं। और छटा यानी शोभा, इसकी जगमगाती हुई शोभा, अद्भुत शोभा कहाँ छहर रही है? पग पग पर यानी कदम कदम पर, यानी हर स्थान पर बिखरी हुई है। अब है कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। तो चलो हम फिर से वहीं चलते हैं, मातृभूमि के ऊपर। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। देखो, हिमालय को खड़ा बताया गया है। खड़ा तो कोई प्राणी होगा, लेकिन ऊंचा आकाश तक पहुंचा हुआ हिमालय ऐसा लगता है जैसे आकाश को चूम रहा है और सिंधु झूम रहा है। ये चूमना झूमना ये प्राणियों के काम है, ना कि निर्जीव चीजों के। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। एक अलंकार का नाम होता है मानवीकरण, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो आपको पग पग छहर रही हैं। पग पग बार बार इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हर पग, हर कदम। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो भूमि शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, ये कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हैं। तो इस तरह से जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, हमको कुछ और इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे आगे एक जगह बोला गया है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अब मलयज पवन दक्षिण से चलने वाली है और वो तन मन को संवारती है। संवारने का काम तो अलंकार करेंगे, ये पवन कैसे संवार रही है? यहाँ एक प्रतीक, एक संकेत इस तरह से दिया हुआ है कि सुगंधित पवन से हमारा तन और मन संवर जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता वैसे ही हमारी शोभा को बढ़ाती है। तो यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण तो है ही, इसके अलावा मलयज पवन का भी बहुत सुंदरता से इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से कवि ने इस कविता को सुंदर बनाने के लिए अनेक जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। अब आगे देखो, मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिले जुले भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींच कर जोड़िए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। आगे स्तंभ 1 में है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। नंबर 2 है, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। नंबर 3 है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। दूसरी तरफ दिया हुआ है, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। दूसरा है,
मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वो भूमि मेरी माँ के समान है। तीसरा है, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, एक को हम दो से मिला देंगे। कुछ इस तरह से। और चिड़िया चहक रही है उमस से झाड़ियों में। तो वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो हम दो को तीन से मिला देते हैं। और अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो तीन को एक से मिला दिया। इस प्रकार से हम तीनों का मिलान कर देंगे। अब अगला प्रश्न है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। अब यहाँ पर आपको समूह मिला में अपने मित्रों के साथ इस बात की चर्चा करनी है कि घनी अमराइयों में कोयल क्यों पुकार रही होगी। तो मैं अपना मत दे दूं, कोयल क्यों पुकार रही होगी। कोयल अमराइयों में हरे भरे पेड़ों के बीच में खुश होकर के पुकार रही होगी। किसे पुकार रही होगी, अपने मित्रों को पुकार रही होगी, या फिर हमें मीठा कोई संदेश दे रही है, मीठी बोली बोलने का संदेश दे रही है। और कैसे पुकार रही होगी, तो आवाज दे सकते हो। आगे है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलयज पवन है जो तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, तो ये तो स्पष्ट है कि अगर सुगंधित हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, तो वो हमको प्रसन्न कर देती है। प्रसन्नता वैसे ही किसी भी मुख की शोभा को बढ़ा देती है। और पूरे शरीर का जो देखने से ही वो प्रसन्नता से भरा हुआ शरीर वैसे ही दूसरों को भी प्रसन्न करता है। तो पवन, मलयज पवन हमारे तन मन को कैसे संवारती है, उसको प्रसन्नता से भर के, उसको सुख दे करके संवारती है। ये आप चर्चा करेंगे तो आप और लोगों के अलग अलग मत भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो चलो हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। लिखने का काम आप करिएगा। पहला है घर घर, अर्थात हर घर। बाल बाल, बाल बाल के दो अर्थ हो सकते हैं। बाल माने बालक भी होता है। बाल बाल माने हर बालक या हर बाल, सिर वाले बाल। सांस सांस, हर सांस। देश देश, हर देश, प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत, प्रत्येक पर्वत। अब ख है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द से में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता करिए। संकेत दिया हुआ है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रण, रंग, सिद्ध आदि। तो हमको क्या करना है, ये देखिए भूमि बीच में लिखा हुआ है और उसके सूर्य के समान भूमि की कुछ किरणें उधर उधर फैली हैं। बादलों में हमको अन्य शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए तप भूमि, यहाँ लिख दीजिए देवभूमि, यहाँ लिख दीजिए भारत भूमि, यहाँ लिख दीजिए मरुभूमि, यहाँ लिख दीजिए मलय भूमि, यहाँ लिख दीजिए मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि। हम कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। अर्थ पता कीजिए, ऐसा लिखा है। तो अगर मान लीजिए आप लिखते हैं तप भूमि, तो इसका तात्पर्य है वह भूमि जहाँ पर तप किया जाए। देवभूमि का मतलब है
वो भूमि जहाँ देवता निवास करते हैं। भारत भूमि आपको मालूम ही है, भारत की भूमि, हमारे देश भारत की भूमि भारत भूमि। जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हमने जन्म लिया है। कर्म भूमि जहाँ पर हम अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। कर्तव्य भूमि जहाँ पे हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। मरुभूमि यानी मरुस्थल, रेगिस्तान। मलय भूमि अर्थात सुगंधित भूमि, सुंदर भूमि। मल्ल भूमि अर्थात जहाँ पर पहलवान अपना कार्य कर अपने पहलवान जहाँ पर अपने पहलवानी कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग अपना अभ्यास कर रहे हैं, वो है मल्ल भूमि। यज्ञ भूमि यानी जहाँ पर हवन किया जा रहा है। रंग भूमि अर्थात वह स्थान जहाँ पर नाटक आदि किए जा रहे हैं। रणभूमि अर्थात युद्ध की भूमि। और सिद्ध भूमि जहाँ पर हमारे काम सिद्ध हो रहे हैं। तो आपको जो शब्द अच्छे लगे उनको आप इन बादलों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसको हम बाद में लिखते भी हैं, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे रणभूमि युद्ध का स्थान, रंगभूमि जिस स्थान पर नाटक आदि दिखाए जाते हैं, मरुभूमि रेगिस्तान। अब हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, दया और दिया, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का फर्क है और अंतर एकदम, अर्थ का अंतर एकदम अलग अलग है। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। तो हम कुछ शब्दों के बारे में बात कर ही सकते हैं ना। जैसे आदि, आदि, आदि माने आरंभ और आदि माने अभ्यस्त यानी आदत पड़ जाना। दूसरा मैंने लिया है अंश और अंश। अंश माने होता है कंधा और अंश माने हिस्सा। कुल, वंश और कूल माने किनारा। कोश खजाना और कोश शब्द संग्रह है। समान बराबर और सामान वस्तु। इस प्रकार अली माने होता है भंवरा और अली माने होता है सखी। इत्र माने होता है खुशबू, इतर माने होता है अलावा। दिन माने होता है दिवस और दीन माने होता है गरीब। हमको इस तरह के और भी शब्द मिल सकते हैं अगर हम ढूंढे तो। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके दे दिए। अब है पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। अब यहाँ पर संकेत दिया हुआ है प्रकृति, खान पान, जलवायु और प्रसिद्ध स्थान। तो भाई जहाँ पे आप रहते हैं आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो रहती हूँ गुजरात में, तो मैं गुजरात के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन आप अलग अलग स्थानों पर रहते होंगे तो वहाँ की प्रकृति यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे क्या क्या खाया पिया जाता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान क्या हैं, इनको आप अपने लेखन का केंद्र बिंदु बना करके एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे मैं एक थोड़ा सा पूरे पता किया जा सकता है आप जहाँ। तो अगला प्रश्न है वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। नीचे आपको एक शब्द जल दिखाई पड़ेगा जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि वहाँ पर हमको कुछ वाद्यों के नाम दिखाई पड़ेंगे। एक तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है शहनाई। दूसरा लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है बांसुरी। तो अब हम चित्रों की तरफ चले तो हम ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से चित्र हैं और इस शब्द जाल में हमको वो कहाँ दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर शहनाई सॉरी लिखा हुआ है, अलगोजा का चित्र बना हुआ है। अलगोजा की पहचान है कि इसके दो सिरे होते हैं, दो मुंह होते हैं। जैसे शहनाई में आपको एक दिखेगा ना, यहाँ पे दो दिखेंगे अलगोजा में। तो ये अलगोजा है सबसे पहले। उसके पास में आपको दिख रहा होगा
लिखा हुआ है बी, और ये बीन बना हुआ है। और बीन कहाँ लिखा है? ये लिखा है बीन, ये लिखा है बीन, ये लिखा है अलगोज़ा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है वो आप देखिए बांसुरी बना हुआ है, तो यहाँ पे बांसुरी लिखा हुआ है। उसके बाद में आप देखिए कि सींग से बना हुआ एक चित्र बना, एक वाद्य यंत्र बना हुआ है, ये है सींगी, अंत में लिखा हुआ है, सबसे अंत में। उसके नीचे आइए, आपको दिखाई पड़ेगी सबसे पहले शहनाई, सबसे ऊपर शहनाई लिखा हुआ है। उसके पास में शहनाई से कुछ मिलता जुलता एक और वाद्य यंत्र बना हुआ है जो है नादस्वरम। बहुत तेज आवाज होती है नादस्वरम की, यहाँ देखिए शहनाई के ना से शुरू हुआ नादस्वरम। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है भंकोरा। भंकोरा तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन चित्र देखा है, ये है भंकोरा, यहाँ लिखा हुआ है भंकोरा। और लास्ट अंत में बना हुआ है शंख, ये रहा, ये शंख बना है और ये लिखा हुआ है शंख। है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लेकर आए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है, तो देखिए स म ह ग र को महासागर बना दिया गया है। तो चलो हम दूसरा ले लेते हैं। आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ल, तो क्या बन गया? ये बन गया हिमालय। ठीक है, हिमालय। अब अगले शब्द में जाइए, ये है ग, ग यानी गंगा। अगला है भतर यानी भारत। अगला है लकय, ये क्या है? कुछ लग रहा है ये कुछ, क्या है ये? हाँ, ये कोयल के लिए दिए हुए 3 शब्द हैं। और लास्ट अंत में दिया हुआ है वनप, तो ये तो एकदम स्पष्ट है पवन। तो कौन कौन से शब्द बने? महासागर, हिमालय, गंगा, भारत, कोयल और अंत में पवन। अंत में आया झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह कि स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका भावार्थ दिया गया है। नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप इसको सुन सकते। तो अब इस पाठ की सभी जरूरी बातें हमने कवर कर ली। अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जो आपको इस पाठ से संबंधित, कविता से संबंधित बताना हो। मातृभूमि कविता को पढ़ा, वंदे मातरम को भी पढ़ा, उसमें क्या क्या समानताएं आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। पुस्तक में QR कोड दिया हुआ है, उससे आप सुनिए इनको। तो ये सिर्फ आपको सुनने के लिए, समझने के लिए है। करने के लिए जो ज़रूरी बातें हम कर चुके हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके कुछ भी काम आ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद बच्चों।